तो चलो हम फटाफट से जो है कल्लू कुमार की ऊनाकोटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेखक ध्वनि, ये आप पूरा पढ़ लेना, फटाफट से बता देती हूँ। तो देखो, फर्स्ट लाइन में लेखक कहते हैं कि साउंड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक बार सुन ली ना, तो आपको जहाँ भी आपने सुनी होगी एकदम से आपको वो याद होगा कि हाँ मैंने कहीं तो वो सुनी थी। ठीक है, तो लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमें वो साउंड सुनाई देती है, तो हमें वो उस टाइम पर लेके जाती है जो हमने ये बात सुनी थी, और हमें और अचानक से ही कोई तेज़ आवाज़ में हम हड़बड़ा जाते हैं या हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं कि हाँ हम पहले कोई काम कर रहे थे या क्या काम कर रहे थे। तो लेखक अपने बारे में कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे तक तैयार हो जाते हैं सैर के लिए, और फिर लोडी गार्डन कर जो वो होती है वो मकबरे होते हैं उन्हें निहारते रहते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। जब सनराइज़ होते हैं मैं जनरली उस टाइम पे उठता हूँ और अपनी चाय भी खुद बनाता हूँ। और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए क्या लेता हूँ, अंगड़ाइयाँ लेता हूँ अपनी जो है अपने आलस से भरी हुई सुबह का मज़ा लेता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं दैट उनका अखबार पढ़ना तो सिर्फ दिमाग को किसी कटी पतंग की तरह ऐसा ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। लेखक किसी एक दिन की सुबह का वर्णन करते हैं कि एक बार क्या हुआ था, वो सो रहे थे और एकदम से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई तोप गिर गया और उन्हें लगा जैसे कोई विस्फोट तो नहीं वो हो गया, छिड़ गया। लेकिन उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो सिर्फ देवताओं जो है वो हमें खेल दिखा रहे थे। कि लेखक ने खुदा का शुक्रिया अदा किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, दरअसल ये तो सिर्फ स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था जिसके कारण बिजलियाँ चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। तो लेखक ने जब खिड़की के बाहर देखा तो लेखक ने देखा कि आकाश जो है वो बादलों से भरा हुआ था, जिसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे सेनापति ने जब सैनिक को छोड़ दिया तो सैनिक जो है एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस तांडव की आवाज़ से बेसिकली जो आवाज़ आई, इससे लेखक को 3 साल पहले जो त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शान की याद दिला दी। तो लेखक कहते हैं कि जब वह 3 साल पहले दिसंबर 1999 में ऑन रोड शीर्षक वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था, मतलब दिसंबर 1999 में ऑन दी रोड के नाम की एक टीवी सीरियल था जिसके बनाने के उसमें वो अगरतला गए थे जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, वे कहते हैं कि त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है जिसमें 34% जो उसकी पॉपुलेशन है वह दूसरे राज्यों की अपेक्षा से खासी होती है, मतलब कई होती है। ठीक है, वो कहते हैं 3 तरफ से वह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बाकी बचा भारत के इस हिस्से से जुड़ा हुआ है जहाँ पहुँचना आसान नहीं है। बांग्लादेश से लोगों का बिना अनुमति के त्रिपुरा में आना और जाना ये ज़बरदस्त है, जिसके वजह से एक अनयूजुअल पॉपुलेशन है और ये जो है ये पॉलिटिकल रूप से भी क्या है, स्वीकार है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या मतलब कि अनयूजुअल पॉपुलेशन का कारण नहीं है। ठीक है, जो असम और पश्चिम मेघालय उधर के लोग जो है वो भी त्रिपुरा में रहकर यहाँ रहते हैं। वे कहते हैं कि पहले के 3 दिन में उसने अगरतला और उसके आसपास की शूटिंग की। जहाँ लेखक शूटिंग कर रहा था वह स्थान कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूपों में जाना जाता था। वे कहते हैं दैट जो त्रिपुरा उसमें लगातार जो बाहरी लोग थे, जो बाहर से आने वाले लोग थे, वो समस्या पैदा कर रहे थे। लेकिन यही रीज़न है दैट जो यह राज्य है ये विभिन्न धर्मों, कई सारे धर्मों वाले समाज का एक उदाहरण भी बना है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियाँ मतलब कि शेड्यूल कास्ट और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। लेखक कहते हैं दैट जब वो अगरतला में शूटिंग कर रहे थे उसके बाद उन्होंने त्रिपुरा का राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और तिलियामुरा कस्बे में जा पहुँचे। उनकी मुलाकात एक लोक गायक जिनका नाम था हेमंत कुमार जमातिया उनसे हुई, जिन्हें 1996 में पुरस्कार भी मिला था। जो जिला परिषद थी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता गवर्नमेंट, उन्होंने लेखक की शूटिंग यूनिट के लिए एक भोजन पर प्रबंध किया था और त्रिपुरा के लोग जो है अपनी जो दिखावटी दुनिया जो शो है उससे बहुत दूर रहते हैं और अपनी जो परंपराएं हैं उन्हें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आज भी वे अपने रीति रिवाजों को मानते हैं। भोजन करने के बाद लेखक ने हेमंत कुमार जमातिया से कहा कि आप मुझे प्लीज़ एक अपना सॉन्ग सुना के दिखाइए और उन्होंने अपनी धरती पर
बहुत ही शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और इनसे रिलेटेड एक गाना गाया। अब तिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक से हुई जिनका नाम था मंजू ऋषिदास। अब जो ऋषिदास होते हैं वो मोचियों की एक समुदाय का नाम है, एक ग्रुप का नाम है। लेकिन जूते बनाने के अलावा ये समुदाय के कुछ लोग वो नहीं होते वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स जैसे तबला, ढोल, उनकी मरम्मत, उनको ठीक करने का काम भी यह लोग करते हैं। मंजू ऋषिदास के बारे में लेखक बताते हैं कि मंजू ऋषिदास एक बहुत ही आकर्षक महिला थी और एक रेडियो कलाकार भी थी। वे कहते थे कि वो रेडियो कलाकार होने के साथ साथ एक नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी, अपने वार्ड को रिप्रेजेंट भी करती थी। लेखक कहता है कि मंजू ऋषिदास भले ही वो पढ़ी लिखी ना थी, उन्होंने पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वे अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता जो कि क्या है, साफ़ पानी, उसका बड़ा ख्याल रखती थी, पूरी जानकारी रखती थी। त्रिपुरा के उस मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले जहाँ पर हिंसा हो रही थी, तिलियामुरा वहाँ की आखिरी जगह थी। मुख्य सचिव और IG CRPF से लेखक ने निवेदन किया था कि वे लेखक और लेखक की पूरी यूनिट को घेरेबंदी में चलने वाली यात्रियों के दलों के आगे चलने दें। अब वे कहते थे त्रिपुरा में कई सारे क्या हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, हिंसा हो रही थी और तिलियामुरा भी आखिरी सुरक्षित जगह बची थी। वो कहते हैं दैट उन्होंने IGCRPF से लेखक ने निवेदन किया कि उन्हें और उनकी टीम को एक साथ चलने दिया जाए, आगे चलने दिया जाए। तो पहले तो जो वो थे उधर के सचिव थे वे नहीं माने, लेकिन वो फिर थोड़ी बातचीत के बाद मान गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हथियारों से बड़ी गाड़ी में चलना होगा उन्हें, और यह काम लेखक और लेखक के कैमरामैन को अपनी जिम्मेदारी पर ही करना होगा। लेखक मनु कस्बे के बारे में बताता हुआ कि त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी है। जो लेखक मनु कस्बे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो मनु नदी है वो त्रिपुरा के सबसे फेमस नदियों में से एक है, जिसके किनारे स्थित एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मनु। और जिस वक्त लेखक और लेखक की यूनिट मनु नदी के पास पहुंची थी, उस वाले पुल पर पहुंची थी, तब शाम हो रही थी, एकदम सन जो है वो डूब रहा था, सूरज डूब रहा था, जिसके कारण ऐसा लग रहा था जैसे जो सूर्य है कि उसकी सुनहरी किरणें को मनु नदी ने जल पर बिखरा हुआ देखकर ऐसा लगे जैसे सूर्य मानो मनु नदी के पानी में अपना सोना उड़ेल रहा, मतलब एकदम गोल्डन लग रहा था। लेखक कहता है कि अब वह सब उत्तरी मतलब नॉर्थ त्रिपुरा ज़िले में आ गए और यहाँ की लोकप्रिय जो फेमस घरेलू गतिविधियों में से गतिविधि अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना है। तो अब लेखक यही कहते हैं दैट उधर की फेमस जो गतिविधि है, फेमस एक्टिविटी है, अगरबत्तियाँ बनाना, उनकी पतली सीकें तैयार की जाती है और उसके बाद उन्हें कर्नाटक और गुजरात भेज दिया जाता है। अब वो कहते हैं दैट जो नॉर्थ त्रिपुरा था, उधर पहुँचने के बाद लेखक वहाँ के जिलाधिकारी के मुँह से मुलाकात की और वह जिलाधिकारी केरल से आया हुआ एक नौजवान निकला, ठीक है, मतलब अभी यंग थे। वो कहते हैं दैट वो बहुत तेज सभी से अच्छी तरह मिलने वाले, मतलब मिलनसार थे और उत्साह से भरे हुए व्यक्ति थे। और जब लेखक और वह एक साथ मिलकर चाय पी रहे थे तो उस दौरान उस जिला अधिकारी ने लेखक को बताया कि TPS मतलब ट्रू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी ज़िले मतलब नॉर्थ ज़िले में किस तरह से सफलता मिलती है। त्रिपुरा से TPS को अब न सिर्फ असम, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को भेज दिया जाता है, बल्कि अब तो वह विदेश में जैसे बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी भेजा जा रहा है। तो वो कहते हैं दैट ट्रू पोटैटो सीड्स जो कि उत्तरी ज़िले में बहुत फेमस है त्रिपुरा में, वो अब असम में, वो मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश इधर भेजते थे, लेकिन अब वह विदेशी जैसे मलेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम इधर भी भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने अचानक लेखक से पूछा कि क्या वह ऊनाकोटी से शूटिंग करना पसंद करेंगे। अब जो जिला अधिकारी थे वो जिलाधिकारी ने लेखक को ऊनाकोटी के बारे में आगे बताते हुए कहा कि ऊनाकोटी भारत का सबसे बड़ा तो नहीं परंतु सबसे बड़ा भगवान शिव के तीर्थों में से एक ज़रूर है। समझ में आया। तो वह कहते हैं दैट यह जगह जंगल में काफ़ी भीतर मतलब जंगल के काफ़ी अंदर है। हालांकि जहाँ लेखक और उसकी यूनिट अभी थी वहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर ही थी। अब तक जिलाधिकारी ने ऊनाकोटी के बारे में इतना सब कुछ बता दिया था कि लेखक के पर
कि लेखक के पर इस जगह का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका था कि अब तो मुझे ये जगह घूम के ही आनी है। त्रिपुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद तो लेखक अपने आप को कुछ ज़्यादा ही साहसी महसूस करने लगा, ज़्यादा ब्रेव महसूस करने लगा, क्योंकि त्रिपुरा से मनु तक की यात्रा बहुत खतरनाक थी और लेखक वह पार कर चुका था। तो उन्हें लग रहा था दैट वो बहुत साहसी है। ठीक है, अब वो कहते हैं तो ऊना को त्रिपुरा से मनु तक की यात्रा को कर सकता है तो ऊनाकोटी पहुंचने के लिए जंगल पार करना कौन सी बड़ी बात है। लेखक हमें ऊनाकोटी के बारे में बताते हुए कहते थे ऊनाकोटी का मतलब क्या है। ऊना मतलब 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से 1 कम। ठीक है, 1 करोड़ से 1 कम। अब इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। एका कहता है कि एक काल्पनिक कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की 1 करोड़ से कम एक कम मूर्तियाँ, सिर्फ 1 कम मूर्तियाँ थी। यहाँ पहाड़ों के अंदर से काटकर विशाल आधार मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो पहाड़ों को काटकर कई सारी विशाल मूर्तियाँ बनाई गई थी और ये जो विशाल चट्टान है ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के उतरने की पौराणिक कथा को चित्रित करती है। तो इधर जो है पहाड़ों को काटकर उनमें विशाल जो है मूर्तियाँ बनाई गई। अब एक बहुत विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की अब देखो, एक बहुत बड़ी चट्टान थी और ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर जो स्वर्ग था उससे पृथ्वी पर गंगा के उतरने की एक बहुत पुरानी कथा है। ठीक है, तो जो अगर हम गंगा के पृथ्वी पर उतरने के, अब देखो अगर हम गंगा को पृथ्वी पर लाते तो जो हमारी पृथ्वी थी वो फट जाती। ठीक है, धंस कर पाताल लोक में ना चली जाए। इसी वजह से भगवान शिव ने एक तरीका तैयार किया। उन्होंने जो गंगा थी उसे अपनी जटाओं में उलझा लिया और धीरे धीरे पृथ्वी को उन्होंने बहने दिया। ठीक है, लेखक कहता है कि यहाँ पर जो भगवान शिव का चेहरा था वो एक पूरी चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जो जटाएँ है वो 2 पहाड़ों के बीच चोटियों पर फैली हुई है। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है और लेखक ये भी कहते हैं कि यहाँ पर पूरे साल बहने वाला एक झरना है जो पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। कि वो जैसे गंगा को वन ऑफ द मोस्ट पवित्र रिवर माना जाता है, ऐसे एक झरना है। यह पूरा इलाका ही प्रत्येक शब्द के अनुसार ही देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या कह रहे थे। दैट एक बेसिकली एक पुरानी कहानी है जिसके अनुसार जब ऋषि भगीरथ की उससे प्रार्थना से गंगा को जब स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का वो रहता तो उसमें अगर हम गंगा को पृथ्वी पर लाते डायरेक्टली तो वो नष्ट ना हो जाए, हमारी पृथ्वी पाताल लोक में ना चली जाए। इसलिए जो शिव जी थे उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जी को रोक लिया था और धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दिया था। ये चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, यह लेखक के कहने का अर्थ है कि यहाँ हर कदम पर आपको किसी न किसी देवी देवताओं की मूर्ति ज़रूर मिल जाएगी। लेखक कहता है कि ऊनाकोटी में बनी इन आधार मूर्तियों का निर्माण किसने किया है यह अभी तक बिल्कुल पता नहीं चला किसने किया है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इस मूर्तियों की निर्माता कल्लू कुमार था। तो स्थानीय आदिवासी मतलब जो उधर के रहने वाले नेटिव्स हैं वो कहते हैं कि इन मूर्तियों का निर्माता कौन है, कल्लू कुमार था। वह माता पार्वती का भक्त था और भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था, लेकिन भगवान शिव जो है उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन पार्वती के जोर देने पर जो शिव थे वह कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो जाते, लेकिन एक शर्त थी कि अगर एक रात में शिव की 1 करोड़ मूर्तियाँ बनानी होंगी। और कल्लू अब जो है वह अपने धुन का पक्का व्यक्ति था, इसलिए वह अपने काम में जुट गया। लेकिन सुबह हुई तो जो कल्लू थे कि द्वारा बनाई गई जितनी भी मूर्तियाँ थी वह 1 करोड़ से कम निकली और कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े भगवान शिव ने इस बात का बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियों के साथ ऊनाकोटी में ही छोड़ दिया और खुद माता पार्वती के साथ कापड़ चले गए, उधर कैलाश पर्वत की ओर चलते बने। लेखक कहता है कि उस जगह की शूटिंग पूरी करते करते शाम के 4 बज गए थे और सूर्य के जितने भी ऊंचे पहाड़ थे उनके पीछे जाते ही ऊनाकोटी में अचानक भयानक अंधकार छा गया। कुछ ही मिनटों में जाने कहाँ से बादल भी गिर आए और जब तक लेखक और लेखक की जितनी भी यूनिट थी अपनी शूटिंग के उपकरण समेटते तब तक बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ
बरसने लगे, मतलब बारिश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे शिव का तांडव शुरू हो गया है। और इसी शाम की भयानक गर्जन तर्जन को याद करके लेखक को वर्तमान मतलब प्रेजेंट में यानी ऊनाकोटी जाने के 3 साल बाद जाड़े मतलब ठंड की एक सुबह दिल्ली में वैसे ही मौसम को देखकर ऊनाकोटी की याद आ गई। तो आपको समझ में आ गई कल्लू वाली भी कहानी। देखो अब अगर हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, इट इज़ जस्ट ओके, हमने ये पढ़ लिया, इससे बहुत ही हेल्पफुल है। आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है आप अपनी उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हाँ।